हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस है हिंदी में, जिसे लोकतांत्रिक राजनीति इस बुक का नाम है, इसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। जिसका नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। आखिर ये सत्ता साझेदारी होती क्या है? साझेदारी ये होती है कि सबका साझा मतलब सबका मिला जुला जिसमें प्रयास रहते हैं, जो मिलजुल करके हम काम जो करते हैं वो क्या होती है? साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें सत्ता का बंटवारा होता है। वो किस किस में होता है? लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता का बंटवारा, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें सत्ता का बंटवारा किस किस में होता है? अपनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। किस में होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। जो अपने लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें भी क्या है? सत्ता की साझेदारी होती है। मतलब कोई एक जना उसमें काम नहीं करता, किसी एक जने के हाथ में पूरी शासन व्यवस्था नहीं होती। शासन व्यवस्था बंटी हुई होती है, ताकि यदि एक व्यवस्था में कोई दिक्कत आए तो दूसरी का उस पर कुछ अधिकार हो, मतलब उस पर कुछ अंकुश भी लगा सके। तो हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता की जो शक्तियां हैं वो बंटी हुई होती है। कि विधायिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, इसका न्याय करना, और कार्यपालिका इन कानूनों पे काम करती है। कार्यपालिका इन कानूनों पे क्या है? काम करती है। तो इस तरह हमारी जो सत्ता होती है, ये लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता होती है, वो सब में वो बंटी हुई होती है। पहले के हम जो देखते हैं, राजा होते थे। देखो, राजा ही न्याय करता था, यानी कि न्यायपालिका की शक्तियाँ भी राजा के हाथ में ही होती थी। सारा वो एक जने के हाथ में था। पर जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। जो ये शक्तियाँ होती है ये बंटी हुई होती है। अब ये जो सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता की साझेदारी होती है, इसके हम इस चैप्टर में दो उदाहरण लेते हैं। एक तो बेल्जियम का और दूसरा है श्रीलंका का। तो अब बेल्जियम के बारे में हम देखते हैं कि बेल्जियम क्या है। बेल्जियम जो है, अब हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें सत्ता का बंटवारा होता है। किस किस में होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। किस में होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बंटवारा, सत्ता की साझेदारी होती है। अब इसके दो उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके दो उदाहरण कहाँ कहाँ के देखेंगे? दो उदाहरण बेल्जियम और दूसरा क्या लेंगे हम? श्रीलंका। श्रीलंका का हम देखते हैं। श्रीलंका क्या है? हमें पता है ये एशिया महाद्वीप में है। हमारे क्या है? भारत के दक्षिण में है। और एक क्या है? द्वीपीय देश है। तो ये क्या है? द्वीपीय देश है। और तमिलनाडु के क्या है? दक्षिणी तट पर है। कहाँ है ये? तमिलनाडु के दक्षिणी तट पे है। और बेल्जियम का देख लेते हैं। बेल्जियम क्या है? एक यूरोप का एक देश है, यूरोपीय देश है। इसकी जो जनसंख्या है वो क्या है? 1 करोड़ से कुछ अधिक है, 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा
1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि अपने हरियाणा की जो जनसंख्या है उसकी लगभग आधी है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा से ये छोटा है, यानी कि ये एक छोटा सा देश है, हरियाणा से छोटा है। इसका क्षेत्रफल हरियाणा से छोटा है और इसकी सीमाएं, अब इसकी बाउंड्रीज जो शेयर करता है वो किस किस से करता है, ये सीमाएं किससे लगती हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग से। बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक देश है, जनसंख्या 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, यानी कि हरियाणा की जो जनसंख्या उसकी आधी है। क्षेत्रफल हरियाणा से छोटा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, हरियाणा से छोटा है। सीमाएं किससे लगती है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी सीमाएं किससे लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग से। तो इतना याद हो गया होगा। बेल्जियम एक यूरोप का देश है, इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से अधिक है, यानी कि हरियाणा की जो अपने हरियाणा की जनसंख्या है उसकी आधी है। क्षेत्रफल भी इसका हरियाणा से छोटा है। इसकी जो सीमाएं लगती है वो लगती है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग से। तो ये हमने कर लिया। अब इसकी देखते हैं इसकी जातीय बनावट क्या है। जातीय बनावट किसकी, बेल्जियम की जातीय बनावट। जातीय बनावट में हम देखते हैं कि इसमें जो 59% लोग हैं वो कौन है, डच है, डच भाषी हैं। और ये जो डच भाषा बोलने वाले हैं और रहते कहाँ हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। निवासी कहाँ के हैं, ये कहाँ निवास करते हैं, फ्लेमिश इलाके में। कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में। 59% लोग जो हैं वो क्या हैं, डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और जो 40% लोग हैं, 40% जो लोग हैं वो कौन से हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। 40% लोग निवासी किसके हैं, वेलोनिया क्षेत्र के निवासी हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं। और जो 50 + 49 कितने हुए, 99। तो जो 20 प्लस जो 1% है वो कौन से हैं, वो हैं जर्मन भाषा वाले। 1% कौन से हैं, जर्मन भाषी लोग हैं। 1% जो लोग वो हैं कौन से हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो अब हमने इसकी जातीय बनावट देख ली। तो बेल्जियम क्या है, 2 उदाहरण लिए थे हमने, एक बेल्जियम एक श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बेल्जियम का देख रहे हैं। बेल्जियम क्या एक यूरोपीय देश है, जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है और क्षेत्रफल हरियाणा से छोटा है। सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग से इसकी सीमाएं लगती हैं। 1% लोग क्या हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं 40। और अब इसकी जातीय बनावट देख लेते हैं। 1% तो जर्मन भाषी है, 59%, 59% लोग क्या हैं, डच भाषा बोलते हैं। निवासी फ्लेमिश में है। जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो फ्लेमिश इलाके में
रहते हैं। अब जो 40% 40% निवासी है वो वेलोनिया क्षेत्र के हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भाषा को लेकर भाषा को लेकर के हमने देखा कि जो ये बेल्जियम है, बेल्जियम में जातीय विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि आधे लोग, लगभग आधे से ज़्यादा लोग तो डच भाषा बोलने वाले हैं और 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं। अब ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, किसकी है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। और यहाँ पे जो यूरोपीय देशों का जो संघ है उसका मुख्यालय क्या है? कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स क्या है? इसकी बेल्जियम की राजधानी है और यहाँ पे जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में ही है। तो अब ब्रुसेल्स की थोड़ी हम जातीय बनावट देख लेते हैं। यहाँ पे 80% लोग क्या हैं? अब यहाँ पे जो 80% लोग हैं, 80% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। और जो शेष 20% है वो क्या है? डच भाषा बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रेंच लोग कैसे हुए, जबकि फ्रेंच लोग तो हैं ही सारे 40% और राजधानी में सारे बसे हुए हैं। अब एक बात देखने वाली है, जो ब्रुसेल्स है ये बेल्जियम की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। ये हमें पता है कि जो राजधानी क्षेत्र में रहते हैं या राजधानी में रहते हैं वो लोग काफ़ी, उनका विकास होता है, वही लोग रहते हैं। और जो जितने पिछड़े इलाके में होगा उनका विकास भी कम ही होगा और वो लोग वहाँ जाके एफोर्ट भी नहीं कर पाते। उनका कारण होता है, एक तो वो वहाँ पे रह नहीं पाते क्योंकि जो राजधानी का इलाका होगा वहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, सामाजिक रूप से भी होंगे, सांस्कृतिक रूप से भी होंगे। यानी कि इन लोगों में जो चेतना है, जिसे हम कहते हैं जागरूकता, वो ज़्यादा होती है। अब हम देखें जैसे हमारे जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो हमसे बहुत आगे होंगे। चंडीगढ़ में जो लोग रह रहे हैं हमारी राजधानी में वो भी हमसे बहुत आगे हैं। और उसकी तुलना में हम देखें ग्रामीण लोगों को तो वो उतने आगे नहीं होते, वो काफ़ी पिछड़े होते हैं, उन्हें विकास की ज़रूरत होती है। तो ये है, तो इससे हमें यहाँ पता चल गया कि इनका क्या है, इनका सामाजिक आर्थिक विकास काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे ब्रुसेल्स में जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं ये तो सिर्फ 20% है। यानी कि जो डच लोग हैं उनका विकास काफ़ी कम था। इसी वजह से यहाँ पे इतना अंतर था कि यहाँ पे मतलब लगभग सारी जनसंख्या क्या है, फ्रेंच भाषी है, वही रह रहे हैं ब्रुसेल्स में। तो जब ये लोग ये जो डच लोग थे, इन्होंने जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण की, जैसे जैसे इनके पास है, क्योंकि वक्त के साथ विकास तो सभी का होता है, तो इनका जैसे जैसे विकास हुआ तो इन्हें इस चीज़ की आभास हुआ कि ये फ्रेंच भाषा बोलने, ये जो फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, ये हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। तो अब इस बात को लेकर के डचों में जो है वो नाराज़गी रहने लगी। और 1950-60 का जो दशक था फ्रेंच और डच भाषा के बीच, जो 1950-1960 का दशक, इसमें क्या है, डच और जो फ्रेंच भाषी समूह था इनके बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डचों को भी तो ऐसे हुआ, वो भी तो वहाँ के बेल्जियम के निवासी हैं, कि फ्रेंच भाषी इतने ज़्यादा समृद्ध हैं और हम इतने पिछड़े हुए हैं। तो अब डच भाषी लोगों ने भी अपने अधिकारों की मांग की। डच भाषी और
फ्रेंच भाषी समूहों में तनाव। अब क्या हुआ कि 1950 और 1960 का दशक था, उसमें फ्रेंच भाषी और डच भाषी समूह था, उनमें तनाव उत्पन्न होने लगा। ब्रुसेल्स जो राजधानी थी वहाँ पे, क्योंकि देखो विरोध भी वही कर पाते हैं जिनमें जागरूकता होती है, वही लोग आगे आते हैं। तो जो राजधानी ब्रुसेल्स थी वहाँ पे टकराव का तीखा रूप देखा गया। ब्रुसेल्स में टकराव का तीखा रूप देखा गया। राजधानी ब्रुसेल्स थी, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि कोई आंदोलन होता है, हम अपने इंडिया में भी देखते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि दिल्ली को घेरते हैं। किसान आंदोलन था, बोल दिल्ली चलते हैं। तो राजधानी में वैसे भी लोग राजधानी में इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये जो टकराव होता है ये इसका तीखा रूप राजधानी में देखने को मिलता है। तो ये जो बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों का टकराव था, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? राजधानी ब्रुसेल्स में। और वैसे भी यहाँ पे ही लोगों को ज़्यादा जागरूकता थी, तो ये लोग ही ज़्यादा मतलब इसमें हो सकता है इसी में ज़्यादा मतलब हिस्सा ले रहे हों। अब डच संख्या में ज़्यादा थे और धन और समृद्धि में अल्पमत और कमज़ोर थे। ये डच थे। ये कितनी थी इनकी आबादी? 59% आबादी में ज़्यादा थे, जनसंख्या ज़्यादा, और विकास कम। ठीक है, डच लोग थे, जनसंख्या ज़्यादा थी और विकास कम था। अब भले ही जब तक इनमें जागरूकता नहीं थी तब तक इनका विकास कम था, पर अब इन्हें धीरे धीरे ये हुआ कि हम संख्या में इतने हैं तो अधिकार हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अब क्या है, इनमें फ्रेंच भाषी और ये जो डच भाषी समूह थे इनमें आपस में टकराव उत्पन्न होने लगा। अब ऐसे ही अब हम देखते हैं श्रीलंका का। तो श्रीलंका क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 1950-60 के दशक में डच भाषी और फ्रेंच भाषी समूहों में तनाव हुआ, और तनाव का तीखा रूप कहाँ देखा गया? राजधानी ब्रुसेल्स में। डच थे वो संख्या में ज़्यादा थे और विकास उनका कम था। ये बात तो हमें बेल्जियम की समझ में आ गई कि बेल्जियम की जो समस्या थी ये थी। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका है, इसमें क्या स्थिति थी। अब श्रीलंका का उदाहरण लेते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये श्रीलंका है कहाँ। श्रीलंका क्या है? एक तो हमें पता है ये चारों ओर समुद्र से घिरा है। मतलब क्या है? चारों ओर जो पानी से घिरा वो क्या होता है? द्वीप। तो ये द्वीपीय देश है। तमिलनाडु, अपने तमिलनाडु है उसके दक्षिण में है, यानी कि साउथ में। तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर, तमिलनाडु के कौन से तट पर है? दक्षिणी तट पर है। जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी कि इसकी जनसंख्या अपनी हरियाणा के बराबर है। जनसंख्या 2 करोड़ है। उसकी कितनी थी? 1 करोड़ से अधिक थी बेल्जियम की। और हरियाणा के बराबर जनसंख्या है। ये आज़ाद कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है। और हमारा भारत कब हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ये इसमें कई जातीय समूह है। वहाँ पे तो 2 थे, एक तो डच थे और दूसरा फ्रेंच थे। और यहाँ पे क्या है? जातीय समूह कई है, और जो प्रमुख है वो सिंहली है। दूसरे क्या हैं? तमिल हैं। प्रमुख कौन से हैं? सिंहली है।
कई जातीय समूह है। जो 74% है वो कौन से हैं? सिंहाली। 74% कौन से हैं? सिंहाली है, अधिकतर सिंहाली है। और ये कौन से, ये क्या है? बौद्ध हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा हैं ये यहाँ पे हैं, तो इन्हीं के मत को क्या है? बौद्ध धर्म को ही वहाँ पे मान्यता है। 7% ईसाई है। ये जो ईसाई हैं, ये ईसाई सिंहाली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। सिंहाली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, सिंहाली है, ये जो ईसाई हैं 7% हैं, ये सिंहाली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। और जो तमिल है वो कितने हैं? तमिल कितने हैं? 18%। 18% कौन है? तमिल है। तमिल में भी दो तरह के हैं, एक तो श्रीलंका मूल के हैं, श्रीलंकाई मूल के हैं, और जो दूसरे हैं वो कौन से हैं? जो भारत से गए हैं, हिंदुस्तानी तमिल है। दूसरे कौन से हैं? तमिल है 18। देखो श्रीलंका में कितने, कई जातीय समूह हैं, जातीय समूह है। 74% क्या है? सिंहाली है और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 18% क्या है? तमिल है। 18% तमिल है और 7% क्या है? ईसाई है। 7% क्या है? ईसाई है। जो ईसाई हैं वो सिंहाली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। 74% सिंहाली हैं, ये बौद्ध हैं। 18% तमिल है। 18% तमिल हैं, ये भी दो तरह के हैं, एक तो श्रीलंका मूल के हैं, श्रीलंका ये, और दूसरे तमिल जो हैं हिंदुस्तानी तमिल है। हिंदुस्तानी तमिल कौन से हैं भला? ये हिंदुस्तानी तमिल वो देखो, यहाँ से भारत से जो अंग्रेज़ों के अधीन जब भारत था, तब अंग्रेज़ ज़बरदस्ती बागानों में काम करने के लिए अपने भारत से ये जो मज़दूरों को लेके गए थे श्रीलंका में। तो यूँ तो है नहीं कि हरियाणा से लेके गए, जो वहाँ का नज़दीकी इलाका होगा वहीं से लेके गए। तो वहाँ का नज़दीकी इलाका कौन सा था? तमिलनाडु का। तो तमिल, वहाँ तमिलनाडु वाले तमिल है, वहाँ पे बागानों में काम करने के लिए लेके गए थे उनको। और ये जो है, ये उन जो अपने मज़दूर थे हिंदुस्तान वाले, उनकी संतानें हैं। ये हिंदुस्तानी तमिल है। ये समझ में आ गया इतना? तो अब तमिल लोग, ये जो तमिल लोग हैं ये कहाँ रहते हैं? ये उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। तमिल लोग हैं ये कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में, उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। तमिल लोग रहते कहाँ हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। श्रीलंका में हमने देखा कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका में कई जातीय समूह है। 74% सिंहाली हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 7% ईसाई है जो सिंहाली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। 18% जो है वो तमिल है। जो तमिल भी दो तरह के हैं, एक तो श्रीलंकाई मूल के हैं, एक भारत के हैं। भारत के कौन से हैं? जो अंग्रेज़ों के अधीन जब भारत था तब वो बागानों में काम करने के लिए मज़दूरों को लेके गए थे तमिलनाडु से, वो वहाँ उनकी संतानें हैं। ये अब देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद 1948 में
आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था श्रीलंका। कब आज़ाद हुआ? 1948 में। ये बहुसंख्यकवाद क्या होते हैं? बहु होता है अधिक, संख्या ही होते हैं नंबर इंग्लिश में जिसे कहते हैं, यानी कि जिनकी संख्या अधिक हो। अधिक किन की थी? सिंहाली की थी। ठीक है, सिंहाली समुदाय ने तो जिसकी इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण इन्होंने क्या किया कि हम जो श्रीलंका सरकार है इसमें अपनी प्रभुता कायम करने के लिए इन्होंने कुछ कदम भी उठाए। प्रभुता मतलब हमारा शासन हो, हमें ज़्यादा अधिकार मिले, सब अधिकार हमें मिले, क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हम अपनी बातें क्या है मनवा सकते हैं। तो श्रीलंका सरकार द्वारा प्रभुता कायम करने के लिए कुछ कदम उठाए। वहाँ पे श्रीलंका सरकार ने ये, अब दिमाग में प्रश्न आता होगा कि श्रीलंका सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सरकार की नज़रों में तो सभी बराबर होते हैं। अब बात यहाँ पे ये थी देखने की कि जो ज़्यादा हैं, लोकतंत्र अब ये आज़ाद हो गया, वहाँ पे वोट पड़ेंगे तो जो आबादी में ज़्यादा है सरकार, उन्हीं की सरकार में हिस्सेदारी हो गई। तो हिस्सेदारी होने के कारण अब वही लोग जो सिंहाली लोग हैं ज़्यादातर, मतलब मंत्री या हो सकता है प्रधानमंत्री भी उन्हीं का ही बनता हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह सब उन्हीं के बनते हों। तो वहाँ पे क्या है, ये लोग अब जो भी कानून बनाएंगे ये सिंहाली समुदाय की भलाई के लिए बनाएंगे। बाकी जो तमिल है और ईसाई है इनके हितों की ज़रूर इन्होंने अनदेखी भी की होगी। तो इन्होंने क्या है, श्रीलंका सरकार द्वारा प्रभुता कायम करने के लिए उठाए गए कदम, प्रभुता कायम करने के लिए उठाए गए कदम। ये कदम इन्होंने कौन कौन से उठाए थे? एक तो 1956 के कानून द्वारा सिंहली थी उसको राजभाषा घोषित किया। सिंहली को राजभाषा घोषित कब किया? 1956 के बाद, यानी कि आज़ादी के 8 साल बाद। कब हुआ था? 1948 में, प्लस 8 कर दे तो क्या है 1956, यानी कि 8 साल बाद, आज़ादी के 8 साल बाद 1956 के कानून द्वारा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद 1948 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका सरकार द्वारा प्रभुता कायम करने के लिए उठाए गए कदम कौन से थे? सबसे पहला था सिंहाली को राजभाषा घोषित किया 1956 के कानून द्वारा। ठीक है, अब 1956 के विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरी में सिंहालियों को प्राथमिकता, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहालियों को प्राथमिकता। अब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को कहते हैं, और सरकारी नौकरियों में भी सिंहालियों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि सारे के सारे कानून सिंहालियों के लिए, इनके भले के लिए। संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को प्राथमिकता और बढ़ावा दे, क्योंकि ये जो सिंहाली थे ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, संविधान में
प्रावधान किया गया कि बौद्ध धर्म को प्राथमिकता और बौद्ध धर्म को संविधान में बौद्ध धर्म को प्राथमिकता और बढ़ावा। इन्होंने क्या किया, क्योंकि सिंहाली लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अब संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए कि जिससे बौद्ध धर्म को उन्होंने प्राथमिकता दी और बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा दिया गया। सरकार जिस धर्म को मानेगी वही धर्म ज़्यादा पनपेगा, ये बात होती भी है। अब ये जो इतने कदम उठाए, कौन कौन से उठाए? सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया 1956 में। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहालियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई और बढ़ावा दिया गया। तो अब जो इसमें जो तमिल लोग थे 18% थे और ये 7% ईसाई भी थे, तो क्या ये लोग इससे नाराज़ नहीं होंगे? ये इतना काम करने के बाद इसके कुछ परिणाम भी निकले होंगे, ठीक है। तो वो परिणाम क्या थे, अब देखते हैं। जो तमिल लोग थे उनका क्या रिएक्शन रहा, अब उनका भी तो रिएक्शन देखना पड़ेगा, हर बात का कोई रिएक्शन भी होता है। तमिल लोगों में इसकी क्या है, नाराज़गी हुई और शासन से बेगानापन का कारण हुआ, क्योंकि इतने कदम जब उठाए गए तो तमिल लोगों ने सोचा कि ये जो सरकार है ना, ये अपने भले के लिए काम नहीं करने वाली। इससे अब ये सरकार से है ना, इनको बेगानापन महसूस होने लगा और ये सरकार से इतने जब किसी के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे तो वो नाराज़ तो होगा। तो इससे क्या हुआ, तमिलों की नाराज़गी और सरकार से, तमिलों की नाराज़गी और सरकार से बेगानापन। अब क्या हुआ कि ये तमिलों की सरकार से नाराज़गी हो गई और ये क्या है, बेगानापन महसूस करने लगे। अब क्या हुआ, सरकार और इन्होंने जब इतनी बात इन्होंने महसूस की कि ये सरकार तो अपने भले के लिए काम नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग कौन से थे, सिंहाली थे। राजनीतिक पार्टियां में भी क्या सिंहालियों का प्रभुत्व था। तो अब इन्हें भी अपनी राजनीतिक पार्टियां अलग से बनानी होंगी। इनकी तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। क्या बनाई, राजनीतिक पार्टियां बनाई भाषा और संस्कृति को लेकर। और इनके जो बेगानापन था, इसका कारण क्या था इस बेगानेपन का ये क्या अब ये क्या सोचते थे, पहले तो इन्होंने कुछ सोचा, ये पार्टियां तो बाद में बनाई ना, पहले कुछ इन्होंने महसूस किया, क्योंकि इंसान पहले सोचता है और जो सोचता है उसी के अनुसार फिर काम भी करता है। तो चाहे अच्छा सोचे बुरा सोचे, कुछ सोचता तो ज़रूर है। तो दरअसल में यहाँ पे सोचना इनका बनता भी था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां हैं, भाषा और संस्कृति को लेकर क्या है, असंवेदनशील है। सरकार और राजनीतिक पार्टियां भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। पहला तो इनकी नाराज़गी का कारण था ये कि ये जो सरकार और राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी कि ये सिर्फ अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। पहला तो ये था। बाद में था कि समान अधिकार, की इनको तो सिंहालियों को तो ज़्यादा अधिकार मिलते हैं और हमें अधिकार, तमिल हैं उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे, तो इनकी अधिकारों को लेकर के चिंता, भाई हमारा तो शोषण ही शोषण होगा इस तरीके से, तो चिंता हो गई समान
अधिकारों की चिंता, समान अधिकारों की चिंता। और दूसरा क्या था, नौकरियों और फ़ायदे के कामों में भेदभाव। भाई ये जो है, इनमें जो विश्वविद्यालयों में और जो सरकारी नौकरियों में सिंहालियों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो हमारे साथ तो भेदभाव हो गया ना भाई। हमारे साथ तो नौकरियों और जितने भी फ़ायदे के काम हैं, नौकरियों और फ़ायदे के कामों में भेदभाव। जो सरकारी नौकरियां हैं और फ़ायदे के काम है, वहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो और जो तमिल हैं, क्योंकि सिंहाली समुदाय के लिए सारे काम हो रहे हैं, तो तमिल जो हैं उनके हितों की अनदेखी हो रही है। तमिल हितों की अनदेखी। ये इन्होंने क्या हो सोचा कि तमिल जो हैं उनके हितों की अनदेखी हो रही है। अब तमिलों की नाराज़गी हो गई और सरकार से बेगानापन हो गया। क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि सिंहालियों को जो है वो सरकार विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में क्या है, वो इनको प्राथमिकता दी गई। सिंहाली को राजभाषा घोषित कर दिया गया और बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई। और सिंहाली लोग ही थे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब ये क्या है, इन्होंने क्या सोचा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां हैं वो भाषा को लेकर, भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील है। अब समान अधिकारों की चिंता हो गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंहालियों को अधिकार मिलेंगे, अब तमिलों को अधिकार नहीं मिलेंगे। नौकरियों और फ़ायदे के कामों में भेदभाव किया जा रहा है। तमिल जो है उसके हितों की अनदेखी हो रही है। जब जनता इतनी सब बातें सोचने लग जाती है तो उस देश का बुरा हाल होता है। पर ये बात श्रीलंका ने नहीं समझी। अब इसके भी कुछ सिंहली और तमिल समुदाय के संबंध खराब होना, इससे सिंहली और जो तमिल समुदाय थे उसके संबंध आपस में खराब हो गए। श्रीलंकाई तमिलों ने कुछ कदम उठाए। क्या उठाए? श्रीलंका, अब जो इसके श्रीलंकाई अब क्या थे, इसके संबंध इनके खराब हो गए, क्योंकि वो तो अपने आप को, उनकी प्रभुसत्ता कायम हो गई सिंहालियों की। और तमिल सोचने लगे कि हमारे हितों की अनदेखी हो रही है। अब सिंहाली तमिलों को दबाने की कोशिश करे और तमिल कहे कि हम नहीं दबेंगे। तो अब श्रीलंकाई तमिल थे, उन्होंने कुछ कदम उठाए। श्रीलंकाई तमिलों द्वारा उठाए गए कदम। अब इन्होंने कौन से कदम उठाए वो अब देखते हैं। कौन से कदम उठाए? एक तो राजनीतिक पार्टियों का निर्माण, क्योंकि जो वो राजनीतिक पार्टियां थी वो तो सिंहालियों के हितों के लिए हैं। ये बात तो वो सोच ही रहे थे। तो अब क्या किया होगा कि राजनीतिक पार्टियों का निर्माण किया। जो कारण थे, जो उन्होंने सोचा, उसी संबंध में कदम उठाएंगे ना। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो क्या है? राजनीतिक पार्टियों का निर्माण। और क्या किया? मांगों और एक उन्होंने सिंहाली को क्या है, राजभाषा घोषित कर दिया था। अब इन्होंने कौन सी मांग उठा दी?
कि तमिल को राजभाषा बनाओ, तमिल को राजभाषा बनाने की मांग। अगला कदम कौन सा था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। और उसके बाद कौन सा कदम था कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने शिक्षा में जो सिंहालियों की थी उनको सरकारी नौकरियां थी, विश्वविद्यालयों में भी उनको प्राथमिकता दी जा रही थी। तो शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की गई। और क्या किया गया, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका, 1980 का जो दशक था उसमें क्या है, उत्तर पूर्वी श्रीलंका था, उसमें स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। स्वतंत्र इलम क्या होती है, सरकार की स्वतंत्र तमिल सरकार बनी, उसको क्योंकि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहते थे तो वो ये हमारी अलग से हमारी सरकारों यानी कि अलग से उन्होंने देश बनाने की मांग उठा दी। 1980 के दशक में 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम होती है सरकार, बनाने की मांग। 1980 का दशक था, वहाँ तक क्या है, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग उठी और इसके लिए कई राजनीतिक संगठन बने। देखो 1948 में, अब देखो ये कब तक चल रहा है, बाद में 8 साल आज़ाद हुआ, उसके 8 साल बाद यानी कि कब, 1956 में। 1956 में तो ये बातें शुरू ही हो गई थी। 8 साल बाद इन्होंने वो बना दिया संविधान, उसके बाद से इनमें हो गया। और 56 के बाद मतलब 22 साल तो अब यहाँ तक हो चुके और अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। अभी तक भी 20 साल, जब यदि 20 साल क्या, यदि 2 साल तक भी देश में इतना संघर्ष चलता रहता है तो वो देश प्रगति नहीं करता, वो देश बहुत बैकफुट पे आ जाता है। यदि हम अपने घरों में भी देखते हैं, यदि एक दिन हमारे घर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए तो हमारे घर की सारी व्यवस्था ठप हो जाती है। हमें 10 दिन तक तो हमारे ऊपर उसका असर रहता है। अब यहाँ पे 22 ईयर्स 22 साल बीत चुके हैं और वो बात जस की तस बनी हुई है, तो इससे अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो ये श्रीलंका सरकार की काफ़ी बड़ी भूल साबित हुई। और इससे आपको क्या लगता है कि श्रीलंका आगे गया होगा? नहीं, बहुत पीछे रहा होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे काम नहीं होने चाहिए। जो देश में जो जितने भी धर्म के लोग हैं, हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, जिससे हमारा देश प्रगति कर सके। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। सभी धर्म अपने आप में अच्छे होते हैं, सभी धर्मों में कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसके भी कुछ परिणाम थे। तो परिणाम ये हुआ, जब इतनी मांगे उठी, वहाँ पे जो सरकार है वो सिंहालियों को प्राथमिकता दे रही है। तमिल कह रही है कि हमारे लिए अलग राष्ट्र बनाओ। तो क्या है, संघर्ष उत्पन्न हो गया, संघर्ष उत्पन्न
और क्या हुआ होगा, संघर्ष उत्पन्न हुआ, मांगों को नकारा गया, क्योंकि वो तो उन्हें मांगे माननी होती तो वो सिंहालियों को प्राथमिकता क्यों देते, इतने साल क्यों लगाते, तो मांगों को नकारा गया। ये नकारना ठीक नहीं था, मांगों को नकारा गया। ज़रूर दमन की नीति भी अपनाई गई होगी, तो इस कारण क्या हुआ, बड़ा टकराव हो गया। बड़ा टकराव यानी कि इसने समझौता तो दूर की बात, कोई बीच का रास्ता तो दूर की बात, सबके लिए एक समान कानून दूर की बात है। अब क्या है, इनके हितों को दबाया गया। इस कारण यहाँ पे बड़ा टकराव उत्पन्न हो गया और श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। श्रीलंका में अब यदि गृह युद्ध हो तो वो बहुत भयानक होता है। श्रीलंका में गृह युद्ध, इससे क्या हो गया, संघर्ष उत्पन्न हुआ, उनकी मांगों को नकारा गया, टकराव हुआ और क्या है, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। अब श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया, इसके भी तो कुछ परिणाम हुए होंगे। इसका क्या परिणाम हुआ वो यहाँ देखते हैं हम। इसका परिणाम ये हुआ कि अब हम देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहे हैं, लोग शरणार्थी बन गए, यहाँ पे भी बने हुए होंगे, लोगों के रोज़गार छिन गए यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे तो आंतरिक विरोध ही चल रहा है, यहाँ पे तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो लोग बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी बन गए। रोज़गार थे वो लोगों से रोज़गार छिन गए, लोगों के हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, तो लोगों की हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु, हज़ारों लोगों की मृत्यु, शरणार्थी लोग क्या हैं, वो शरणार्थी बन गए। और क्या हुआ, रोजगार छिन गया, रोजगार समाप्त। रोजगार समाप्त के कई कारण थे, सिर्फ यही नहीं था कि जो वो तमिल थे उन्हीं से रोज़गार छिन गया, क्योंकि वहाँ पे तमिल लोग भी ज़रूर किसी काम में लगे हुए होंगे, उनके भी कुछ काम धंधे होंगे, तो वहाँ पे जो सिंहाली समुदाय के लोग भी वहाँ पे उनकी कंपनियों में काम करते होंगे, तो वो फिर छिन गए, उनसे भी रोज़गार तो सभी के गए, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो नुकसान किसी एक तरफ को नहीं, सभी तरफ को उठाना पड़ता है। तो हमारे क्षेत्र के देशों में पहले श्रीलंका था, उसका जो हमारा एशिया का इलाका था ना, वहाँ पे श्रीलंका का आर्थिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। पर अब यहाँ पे गृह युद्ध हो गया, तो गृह युद्ध होने के कारण सांस्कृतिक और आर्थिक परेशानियाँ हुई, और ये जो गृह युद्ध था इसका अंत कब हुआ, 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। कब हुआ, 2009 में गृह युद्ध का अंत। 2009 में भी क्या है, इसका गृह युद्ध का अंत हुआ। कब हुआ था, 1956 में हुआ। ये तो कितने हो गए वो, 40 और ये 10 और लगा लो, 50 साल तक तो यूँ सोचो कि श्रीलंका कितना पीछे गया होगा। इतने दिन तक नहीं चलना चाहिए था। तो इसका परिणाम क्या हुआ, संघर्ष उत्पन्न हुआ, मांगों को नकारा गया, बड़ा टकराव हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। और ये गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, 2009 में। परिणाम हुए, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, लोग शरणार्थी बन गए, रोजगार के अवसर थे वो समाप्त हो गए, लोगों से रोजगार छिन गए। ये काफ़ी बुरा हुआ श्रीलंका में। अब आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि श्रीलंका में थी जो जातीय भिन्नता थी, लोगों ने मांग उठाई। सरकार ने क्या किया कि जो सिर्फ सिंहाली समुदाय था उन्हें प्राथमिकता दी। इससे तमिल जो समुदाय था उसमें नाराज़गी उत्पन्न हुई।
तमिलों ने कुछ मतलब कदम उठाए, उसका भी सरकार ने ठीक से वो नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या है, इन सब के कारण गृह युद्ध हो गया और जो श्रीलंका पहले काफ़ी अच्छी स्थिति में था, वो आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में वो क्या है, उसे काफ़ी बुरे परिणाम देखने को मिले। अब ये था श्रीलंका का रिएक्शन। समस्या श्रीलंका में भी आई और समस्या बेल्जियम में भी आई। अब श्रीलंका देखने वाली बात ये है कि समस्या को हम हैंडल किस तरीके से करते हैं। श्रीलंका ने अच्छे से हैंडल नहीं किया। अब देखते हैं क्या ऐसा ही बेल्जियम ने किया या बेल्जियम ने कुछ समझदारी दिखाई। बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। बेल्जियम की समझदारी क्या थी, वहाँ पे भी हुआ। वहाँ पे भी क्या था, वो डच समुदाय था, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डच और फ्रेंच समुदाय में जो टकराव उत्पन्न हुआ, ब्रुसेल्स में टकराव का तीखा रूप देखा गया। तो अब क्या है, बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। तो बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी थी वो क्या थी, बेल्जियम ने क्या किया कि क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक जो विविधताएं थी उनको इन्होंने स्वीकारा कि हम स्वीकारते हैं और इसको देखते हुए कुछ प्रावधान करते हैं। समस्या है तो समस्या का हल करते हैं। क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक, क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकारा। और इन्होंने क्या किया कि 1970 और 1993 के बीच में 4 बार संविधान संशोधन किया। 1970 और 1993 के बीच 4 बार संविधान संशोधन किया। 1970 और 1993 के बीच इन्होंने 4 बार संविधान संशोधन किया। जहाँ पे भी समस्या आई उस समस्या का इन्होंने समाधान किया। बहुत कल्पनाशील व्यवस्था इन्होंने बनाई। अब तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया जैसा बेल्जियम ने किया। ऐसा कोई देश अब तक नहीं। जो इनकी व्यवस्था थी वो हम सिर्फ कल्पना में सोच सकते हैं। कल्पना मतलब उसको सिर्फ हम सोच सकते हैं। बहुत कल्पनाशील व्यवस्था, बहुत कल्पनाशील व्यवस्था। और अब तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? अब तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। अब तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। अब क्या था, बेल्जियम ने कैसे समझदारी दिखाई। इसने कहा कि हम जो क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उन्हें स्वीकार करते हैं। 1900 तो अब स्वीकार किया तो फिर कुछ कदम भी उठाए, यानी कि मिट्टी गोली दे दी। 1970 और 1993 के बीच इन्होंने 4 बार संविधान संशोधन किया। जहाँ पे भी समस्या आई वहाँ पे संविधान संशोधन किया, सभी को समान अधिकार दिए। बहुत कल्पनाशील व्यवस्था थी इनकी। अब तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया है। इन्होंने जो कदम उठाए वो क्या थे, कल्पना में ही हम सोच सकते हैं। अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। बेल्जियम की समझदारी थी कि इसने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकारा। 1970 और 1993 के बीच 4 बार संविधान संशोधन किया। बहुत ही कल्पनाशील व्यवस्था जो थी इसने अपनाई थी और अब तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया है। अब देखते हैं कि अब बेल्जियम मॉडल था उसकी क्या विशेषताएं थी। देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं,
अब बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं क्या क्या थी। इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की जो समान संख्या कर दी। केंद्र सरकार थी उसमें फ्रेंच और डच भाषी जो मंत्री थे उनकी संख्या समान की। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। इन्होंने केंद्र सरकार में जो ये मंत्री थे ना भाई, ये फ्रेंच वाले ज़्यादा नहीं रहेंगे, अब डच और इनके थे ये मंत्री, एक समान। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कानून बनाने के लिए दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत अनिवार्य होगा। कि कोई भी कानून बनेगा तो दोनों जो भाषाई समूह है उसके सांसदों का बहुमत होगा। क्यों? कानून बनाने के लिए दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत अनिवार्य। कि कानून जब बनेंगे तो दोनों भाषाई समूह है उसके जो सांसद होंगे उनका बहुमत होगा, वो अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की शक्तियों को दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द करना। जो केंद्र सरकार की शक्तियां थी उनको दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार थी उस सरकारों को सुपुर्द कर दिया। ठीक है, केंद्र सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार की शक्तियों को दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द, ठीक है, इनके सुपुर्द कर दिया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। ठीक है, ब्रुसेल्स में एक तो इन्होंने क्या किया सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या थी वो समान कर दी। कानून बनाने के लिए दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत अनिवार्य कर दिया। केंद्र सरकार की शक्तियों को दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दिया। और क्या था चौथा, और देखते हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। चौथा क्या था? ब्रुसेल्स में अलग सरकार और ब्रुसेल्स में क्या थी? अलग सरकार थी और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। यहाँ पे क्या था? दोनों समुदायों का क्या किया इन्होंने? समान प्रतिनिधित्व किया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाती और दोनों जो थे वो दोनों समुदाय थे। कौन कौन से थे? डच और फ्रेंच थे। उन दोनों का समान प्रतिनिधित्व होगा क्योंकि वहाँ पे 80% क्या थे? फ्रेंच वाले और 20% डच वाले थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार बना दी और दोनों समुदाय थे उनका भी क्या होगा? समान प्रतिनिधित्व होगा। और यहाँ पे सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया। कैसी सरकार? सामुदायिक
सामुदायिक सरकार मतलब पूरे समुदाय की सरकार, सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार जो इन्होंने बनाई। तो ये कदम इन्होंने उठाए। ये जो बेल्जियम मॉडल था इसका क्या परिणाम निकला? बेल्जियम मॉडल का जो परिणाम था वो ये था, क्योंकि इन्होंने ये सुधार कर दिए। तो एक तो जो गृह युद्ध था, क्या आपको लगता है कि बेल्जियम में गृह युद्ध हुआ होगा? बेल्जियम मॉडल का परिणाम, इसका क्या परिणाम हुआ? क्योंकि इन्होंने सारे सुधार कर दिए तो गृह युद्ध तो नहीं हुआ होगा। तो गृह युद्ध की आशंकाओं पर गृह युद्ध की आशंकाएं थी उस पे क्या है, फुल स्टॉप लग गया, पूर्ण विराम लग गया। गृह युद्ध की आशंकाओं की समाप्ति, आशंकाएं क्या है, समाप्त हो गई। और क्या हुआ होगा? और जो इससे है वो ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया। क्योंकि वहाँ पे शांति थी, ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया। ठीक है, गृह युद्ध की आशंकाओं पर क्या था कि समाप्ति हो गई, ब्रुसेल्स को क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया। अब सत्ता की जो साझेदारी होती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है? टकराव कम हो जाता है, सत्ता साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता साझेदारी की आवश्यकता। देखो हमने दो उदाहरण लिए, श्रीलंका का और बेल्जियम का। श्रीलंका ने क्या थी कि जो सत्ता की साझेदारी थी उसको ठीक नहीं समझा कि जो बहुमत में है वही मतलब उन्हीं की मतलब उनकी की प्रभुता कायम होगी। ठीक है, श्रीलंका ने ये सोचा, पर बेल्जियम ने इसके विपरीत कदम उठाए। बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, उसने सभी के हितों के को मतलब सभी के हितों का सम्मान किया। तो वहाँ पे क्या है, ब्रुसेल्स ने काफ़ी प्रगति की, वहाँ पे गृह युद्ध नहीं हुआ और उसे यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया, क्योंकि जहाँ शांति होगी वहीं पे विकास कार्य भी होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने देखा कि दो उदाहरण देख लिए, तो अब हमें पता चल गया कि सत्ता साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। तो टकराव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? टकराव कम हो जाता है। और क्या होता है? टकराव कम हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का जो स्थायित्व होता है, राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व, और राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें स्थायीपन आएगा, क्योंकि झगड़े नहीं है तो स्थायीपन आएगा। उसमें अखंडता मतलब देश के टुकड़े नहीं होते। वहाँ पे श्रीलंका में अलग देश की मांग उठने लग गई थी, उत्तर पूर्वी प्रांत में जहाँ तमिल ज़्यादा रहते थे। ठीक है, तो बहुसंख्यकों का आतंक बर्बादी का कारण, जो बहुसंख्यक होते हैं वो उनका आतंक होता है, वो बर्बादी का कारण होता है। बहुसंख्यक यदि बहुसंख्यकों का आतंक बर्बादी का कारण, जो बहुसंख्यकों का जो आतंक होता है वो बर्बादी का कारण बनता है। सत्ता बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सत्ता बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए
आवश्यक होता है। जो सत्ता का बंटवारा होता है, अब टकराव इससे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और सत्ता साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, टकराव कम हो जाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व बना रहता है, अखंडता बनी रहती है। बहुसंख्यकों का आतंक होता है, वो बर्बादी का कारण होता है। और सत्ता बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य भी है। सत्ता साझेदारी के जो हमें रूप हैं वो कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। सत्ता साझेदारी के रूप अब देखते हैं कि ये सत्ता साझेदारी के रूप होते क्या हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, ठीक है, शुरू में ही बताया था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, ठीक है, क्योंकि सारे काम एक जने को ही नहीं करने चाहिए। विधायिका, कानूनों को बनाना किसी को चाहिए, लागू कोई करे, न्याय कोई करे, तो इसमें भी क्या है, सत्ता की साझेदारी होती है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का और भी विभिन्न सत्र होते हैं, उन पे जो ग्रामीण लेवल पे, जिला क्षेत्र पे भी क्या होते हैं, जो सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा, विभिन्न सत्र होते हैं, वहाँ पे सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। यदि ज़्यादा समूह है या कोई दो समूह हैं, या दो से ज़्यादा है, तो उन समूहों में सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। विभिन्न, जैसा बेल्जियम में हुआ, विभिन्न समूहों में सत्ता का बंटवारा, विभिन्न समूह होते हैं, उनमें सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी कर सकते हैं। जो दबाव समूह होते हैं और आंदोलन होते हैं द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। दबाव समूह और दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। यह हमने देखा, सत्ता साझेदारी का देख लिया। सत्ता साझेदारी यदि ना हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। सत्ता साझेदारी होती है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, इससे टकराव कम हो जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है, अखंडता बनी रहती है। सत्ता बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सत्ता साझेदारी के जो रूप होते हैं वो क्या होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। विभिन्न सत्रों पर भी सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। यदि किसी देश में एक से ज़्यादा समूह है तो उन समूहों में भी सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। ये ना हो कि किसी एक ही समूह के पास सारी सत्ता की शक्तियाँ हो। दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।